महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिलने के बाद बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधि स्थानीय निकायों तक पहुंची, लेकिन अक्सर ये आरोप लगते रहे कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके पति, बेटे या अन्य रिश्तेदार ही फैसले लेते हैं और सरकारी बैठकों से लेकर के जन समस्याओं तक में वही सक्रिय नजर आते हैं। और यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इस व्यवस्था पर रोक लगाने का फैसला किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अब महिला पार्षदों के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या अन्य करीबी रिश्तेदार उनके प्रतिनिधि अथवा समन्वयक के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जवाबदेही और भागीदारी दोनों सुनिश्चित होंगी। महिला जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर बड़ा फैसला, रिश्तेदार नहीं बन सकेंगे प्रतिनिधि या समन्वयक। नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना, पार्षद पति संस्कृति पर लगाम लगाने की कोशिश, महिला प्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ाने पर जोर। प्रदेश की कई नगरीय निकायों में लंबे समय से पार्षद पति या प्रतिनिधि पति की चर्चा होती रही है। अक्सर ये देखा गया है कि निर्वाचित महिला पार्षदों की जगह उनके पति या परिवार के सदस्य अधिकारियों से संपर्क करते, बैठकों में प्रभाव डालते और क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप करते रहे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब संवैधानिक जिम्मेदारियों और आधिकारिक कामकाज में केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधि की भूमिका ही मान्य होगी। हालांकि इस फैसले के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद महिला जनप्रतिनिधियों के कामकाज में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ा है और अब सरकार उसी स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये फैसला महिलाओं को वास्तविक नेतृत्व देने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। बीजेपी नेताओं का यह दावा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि की जगह किसी रिश्तेदार का हस्तक्षेप लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसको शहरी क्षेत्र में ही नहीं वरन ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू किया जाए। देर से उठाया गया लेकिन सही कदम उठाया गया और इसको सिर्फ राजनीतिक गैर राजनीतिक विवादों को छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से दें। पार्षद पतियों का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिनकी पत्नियां जनप्रतिनिधि बन चुकी है, उनके हस्तक्षेप से सरकार बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इसी कारण सरकार ने इस निर्णय को लिया है कि अब पार्षद के पति या जनप्रतिनिधियों के पति प्रतिनिधि नहीं बनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी छोटे स्तर पर जारी किया गया आदेश है, उसका क्या करेंगे जो बड़े बड़े लोगों की पत्नियां जो सरकार में प्रशासन में हस्तक्षेप करते। स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन वर्षों से ये सवाल उठता रहा कि निर्णय वास्तव में महिला जनप्रतिनिधि ले रही हैं या उनके नाम पर कोई और काम कर रहा है। सरकार के नए फैसले ने इस बहस को एक नई दिशा दे दी है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि यह नियम केवल कागजों तक सीमित रहता है या फिर जमीनी स्तर पर भी महिला पार्षदों को वास्तविक अधिकार और नेतृत्व की भूमिका दिलाने में सफल होता है। रायपुर से गौरव सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। अधिकार बनाम हस्तक्षेप। जी हां, छत्तीसगढ़ में अब महिला जनप्रतिनिधियों के अधिकार और जिम्मेदारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए महिला पार्षदों के नाम पर उनके पति या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा कामकाज संचालित करने की व्यवस्था पर रोक लगा दी है। अब महिला पार्षदों के रिश्तेदार या उनके प्रतिनिधि या समन्वयक नहीं बन सकेंगे। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन इस फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ सरकार इसे महिलाओं को वास्तविक अधिकार देने की बात बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर ही महिला जनप्रतिनिधियों के कामकाज में हस्तक्षेप बढ़ाने का आरोप लगा रही है। तो आज इन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। पार्षद पति व्यवस्था पर रोक के क्या है सियासी मायने? सरकार के इस फैसले से कितनी मजबूत होंगी महिलाएं? महिला अधिकारों के मुद्दे पर हो रही सियासत कितनी जायज? महिला सशक्तिकरण पर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपको परिचय करा था। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा जी जुड़ गए हैं। वासु जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी भी जुड़ गए। अजय जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी जुड़ गए। पीसी रथ जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा वासु शर्मा जी का।
वासु शर्मा जी, जिस प्रकार का ये जो फैसला आया है, मेरा सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आखिर इस फैसले के बाद किस प्रकार से जो महिला पार्षद हैं उनके अधिकारों की रक्षा होगी या वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी? देखिए उदय जी, निश्चित ही जो फैसला आया है वो महिलाओं का अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। और निश्चित ही आप देखेंगे जिस प्रकार से ऐसे बहुत सारी खबरें निकल के आती थी कि पार्षद महिला हैं तो उनके पति हो या भाई हो या पुत्र हो, उनका इंटरफेयर कई बार होता था। तो ये फैसला उसी लिए है कि सरकार निश्चित रूप से, क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ले जाना लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और आने वाले समय क्योंकि आधे हक को पूरा आबादी में आधे आबादी को पूरा हक मिले, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। हम आगे महिला रक्षण बिल भी पेश किए हुए हैं, वो भी पास होगा तो महिलाएं निश्चित रूप से राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा सके। इसलिए निश्चित रूप से फैसला सराहनीय है और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए सब प्रतिक्रिया ले लेते हैं अजय जी की। अजय जी, महिला अधिकारों को लेकर ये जो कांग्रेस की आपत्ति है, ये जो सामने आई है, क्या ये नीति से जुड़ी आपत्ति है या इसके पीछे राजनीतिक विरोध जो है वो बचा माना जा रहा है? देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण है। इस पूरे मसले पर यह निर्णय स्वागत योग्य है, परंतु इस बात के पीछे का महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं, चाहे रायपुर की बात करूं या अभी देखिए आंकड़ों की बात करूं, 10 नगर निगम है लगभग उदय जी छत्तीसगढ़ में, 10 में से 5 जगह महिला महापौर है। रायपुर में मीनल चौबे, बिलासपुर में पूजा विधानी जी, दुर्ग में अलका बागमार, 3 जो है महिला महापौर है। यहाँ मेरे छोटे भाई प्रवक्ता भाजपा के बैठे हैं, क्या बता दें क्या बैकडोर से इन महापौर के बदले इनके पति पूरा शासन चला रहे हैं? क्या अधिकारियों को लगातार ये दिशा निर्देश दे रहे हैं? सिर्फ नगर निगम की बात नहीं है, 10 में से 5 जो है महिला महापौर है। 39 नगर पालिका है जिसमें 16 नगर पालिकाओं में भाजपा की महिला प्रतिनिधित्व कर रही है और 114 नगर पंचायतों में से 30 से अधिक जगह जो है महिला पंचायत जो है वो महिलाएं है। तो ये दिख रहा है कि सारी जगह पे भाजपा महिलाओं की संख्या जनप्रतिनिधि के रूप में नगर पालिकाओं में, नगर निगम में और नगर पंचायतों में ज्यादा है। और ये 2.5 साल के अंदर लगातार उदय जी हम देख रहे हैं कि इन महिला प्रतिनिधियों के बजाय इनके जो पार्षद पति हैं या महापौर के पति हैं, कई जगह पे मीटिंग तक इनकी जो है महिला की जगह उनके पति, उनके भाई, उनके रिश्तेदार अटेंड कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की ताजा उदाहरण देखिए, रायपुर में अभी जलविभाग की बैठक हुई, वहां पे जो पार्षद थे उनकी पति पूरी मीटिंग को संबोधित करते रहे। तो ये जो रास्ता है, ये अधिकारियों ने जब देखा कि महिलाओं की जगह लगातार उनके पति पूरा नगर निगम संभाल रहे हैं, उनके विभागों को संभाल रहे हैं, अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, फोन पर जो है धमकी चमकी तक की बातें आ रही है, तो अधिकारियों को अपने बचाने के लिए यह निर्णय लागू किया गया। और महत्वपूर्ण बात है, अगर रायपुर की बात करूं तो कुल 22 जो है महिला पार्षद है, जिसमें 19 महिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो ये दिख रहा था 2.5 साल में सरकार और इनके अधिकारी समझ चुके थे कि दिखाने के लिए तो महिला पार्षद है, महापौर और नगर पंचायत वो अध्यक्ष है, लेकिन बैकडोर से पूरा शासन इनके पति चला रहे हैं। तो ये निर्णय जो है स्वागत योग्य है, लेकिन इसके पीछे महिलाओं के अधिकारों का सशक्तिकरण का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पाखंड है। वास्तविक उसको देखेंगे तो मजबूरी में लिया गया इनके द्वारा निर्णय है, प्रशासनिक मजबूरी है। आज भी हम देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से सुपर सीएम कौन है, आज बैकडोर से कौन शासन चला रहा है। हमें अच्छे से याद है, रमन सरकार की 15 साल तक थी, तब भी उनकी पत्नी को सुपर सीएम माने जाते थे, बड़े बड़े निर्णय उनकी पत्नी लिया करती थी। वर्तमान में भी चर्चा में माननीय विश्वेश्वर जी की पत्नी ने एक जगह कहा था कि सुपर सीएम तो मैं हूं। तो ये तो जानने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, कठुआ में, उन्नाव में, हाथरस में, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कारियों के साथ खड़े थे, ये पीड़िता के साथ नहीं थे। जिस हमने देखा किस प्रकार से आधी रात को हमने देखा कि जब हाथरस की घटना हुई तो आधी रात को पीड़िता का दाह संस्कार कर दिया गया। आखिर किसके इशारे पर किसको बचाने? प्रज्वल रेवन्ना जो हजारों महिलाओं का यौन शोषण करता रहा, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री लोकसभा में चुनाव के समय वोट मांगते हैं, उनको उनके जो है महिला पहलवान पर यौन शोषण का आरोप लगा। अजय जी, इस तरह के जो फैसले हैं, जो निर्णय हैं, जो मामले हैं, वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से कई बार देखने को मिले हैं। जो एक तरफ तो लोग सहमत होते हैं, दूसरी तरफ विरोध करते नजर आते हैं। लेकिन अगर जो अभी फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं वो
आप भी इस बात से सहमत होंगे कि एक अच्छा निर्णय है, महिलाएं आगे बढ़े और काम करें और जो उनके पति है वो कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों में हस्तक्षेप ना करें ताकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। आप भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये जो फैसला सामने आया होगा उसका समर्थन करते होंगे। मैं रुक करूंगा पीसीरथ जी का। पीसीरथ जी, जिस प्रकार का ये फैसला आया है, क्या इस फैसले से वाकई में जो महिलाओं का जो नेतृत्व है वो मजबूत होगा, या ये जो नियम कायदे बने हैं ये सिर्फ नियम कायदे तक ही रहकर सीमित हो जाएंगे? देखिए, नियम और कानून जो है वो तो अच्छे उद्देश्य से बनाए जाते हैं और उसको पालन करना या क्रियान्वयन में कड़ाई से उसको लागू करना, ये लागू करने वाले अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लोकतंत्र में निश्चित रूप से आगे चल के महिलाओं का प्रतिनिधित्व और बढ़ना है। जो प्रक्रिया चल रही है उसमें लोकसभा में भी महिलाओं के लिए सीटें अधिक मात्रा में निर्धारित की जाने वाली है। तो ऐसे में अगर निचले स्तर पर वार्ड पार्षद, पंचायत और विधायिका में अगर महिलाएं प्रतिनिधित्व में सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो उनकी आगे के स्तर पर जाने पे ट्रेनिंग कैसे होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है न केवल इसमें बल्कि जो राजनीति का शिक्षण जहां पर किया जाता था, स्कूल, ये जो कॉलेज हैं, कॉलेजेस के इलेक्शन भी जो लंबे समय से बंद हैं, वहां पर भी इसी तरह से महिलाओं को मौका देते हुए इलेक्शंस किए जाने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स यूनियन के रूप में जो बच्चे काम करते थे, पॉलिटिकल ट्रेनिंग करते थे, वो आगे चल के हमारी राजनीति में आते थे। और बड़े बड़े उदाहरण है छत्तीसगढ़ में, तो बृजमान अग्रवाल से लेकर के अजय चंद्राकर और तमाम सारे नेता जो हैं उस तरह से छात्र राजनीति में काम करके आए हैं। लेकिन बीच में लगातार चुनाव नहीं होने के कारण वो नहीं हो पा रहा है और महिलाओं में भी लीडरशिप इसीलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो पहले पार्षद रहे हैं या पहले सरपंच रहे हैं, उनकी पत्नियां बाद में महिला आरक्षित हो जाने के बाद खड़ी होती हैं और फिर वो चूंकि राजनीतिक तौर पे उस तरह से उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई रहती, वो तैयार नहीं रहती हैं, इसलिए उनके परिवार के सदस्य फिर उनकी मदद करने के लिए उस बहाने से आ जाते हैं सामने। तो महिलाओं को नेतृत्व में वास्तविक भागीदारी तभी मिल पाएगी जब वो सक्षमता से वाकई में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने आएंगी और न कि उनके परिवार के सदस्य आएंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि इस तरह से कानून का एक समर्थन भी रहे ताकि जो जबरदस्ती एक चुनी हुई प्रतिनिधि के बदले उनके परिजन आ जाते हैं बैठकों में और अलग अलग स्तर पर निर्णयों को प्रभावित करते हैं और तो उसको रोका जा सकेगा। इसलिए सभी पार्टियों को इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिला पंचायत से लेकर के विधानसभाओं तक में और मंत्रियों के स्तर पर भी इसे लागू किया जाए, क्योंकि प्रदेश में कई बार देखा गया है कि मंत्रियों के यहाँ भी उनके परिजन ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अगर महिला मंत्री हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं परिजनों की भागीदारी प्रशासनिक कार्यों में देखी जाती है, जो कि लोकतंत्र के हिसाब से उचित नहीं है। चलिए सब प्रतिक्रिया ले लेते हैं बासु शर्मा जी की। बासु शर्मा जी, जिस प्रकार से अगर देखा जाए, मुझे आपकी आवाज आ रही है बासु जी, आप सुन पा रहे हैं? बासु जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे बासु जी से। रुक करेंगे अजय जी का। अजय जी, जिस प्रकार से पीसीरथ जी ने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस प्रकार के नियम जो है वो लाए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस नियम से पहले क्या सरकार के लिए ये जरूरी नहीं है कि महिलाओं को बताया जाए कि किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से जो तमाम चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाना है, प्रशासनिक काम किस प्रकार से होंगे, महिलाओं का प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि महिलाएं खुद आगे बढ़ के काम कर सके, उन्हें अपने परिचितों या जो पति हैं या जो परिजन हैं उनकी सहायता की आवश्यकता ना पड़े। बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात की। राजीव गांधी ने सबसे पहले 1989 में जो स्थानीय निकाय है, पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% महिला आरक्षण का विधेयक पेश किया जो लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में किसी का अटक गया और तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1992-93 में 74वें संशोधन के माध्यम से सारे स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण की व्यवस्था की और हमारी मनमोहन सरकार ने विधानसभा में 33% आरक्षण की बात की। तो लगातार महिला को आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। देश को पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दी, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दी। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रयास किया
कि महिलाओं को बराबर कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के बराबर मौका मिले, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले और महिला सशक्तिकरण ईमानदारी पूर्वक प्रयास करे। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी 15 साल सरकार में नहीं, क्या कभी निर्णय उनकी तरह लिया गया? अचानक 2.5 साल, लेकिन इसके पहले क्या था उदय जी की नगर पालिका और नगर निगम में कभी भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई। ये पहली बार अभी जो चुनाव हुए, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ महिला प्रतिनिधित्व लेके यहाँ पे सत्ता प्राप्त करने में सफल हो पाई है। और 2.5 साल में हम लगातार देख रहे हैं कि सारे जो महिला महापौर हैं, इनके पार्षद हैं, ये नगर पंचायत की जो प्रतिनिधि महिला है, वो सिर्फ जो है कठपुतली की तरह काम कर रही है। रिमोट कंट्रोल की तरह उनको चलाया जा रहा है। उनकी मीटिंग भी उनके पति, कभी उनके भाई, कभी उनके नजदीकी रिश्तेदार अटेंड कर रहे हैं। तो ये निर्णय जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को महिला सशक्तिकरण का जो राजनीतिक पाखंड और ढोंग कर रहे हैं, उसके पीछे मजबूरी है, अधिकारियों का दबाव है। और लगातार 2.5 साल तक मैंने आपको ताजा उदाहरण दिया कि अभी जल कार्यवाह की मीटिंग हो रही थी, वहां पे पार्षद का नाम लेना मैं उचित नहीं मानता। एक महिला के पति पूरे समय उन्होंने मीटिंग अटेंड की, अधिकारी को दिशा निर्देश दिए, जिसके लगातार मीडिया में चर्चा में आपत्तियां उठी, तो ये उनको रोकने का प्रयास। चलिए सर, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वासु जी की हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु जी, बिल्कुल सरकार ने एक नियम बना दिया है कि जो महिलाएं हैं अब वही प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेगी? सरकार आखिर किस प्रकार से रोक लगाएगी कि उनके परिजन, उनके पति जो है वो इन तमाम प्रशासनिक गतिविधियों में भाग ना लें? और सबसे बड़ी बात, जो महिलाओं को कई चीज़ें, प्रशासनिक चीज़ें समझ नहीं आती हैं, या जो नई महिलाएं हैं, जो नए पार्षद बनी है, नए महापौर बनी है, कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको आज भी तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना प्रशासनिक कामों में करना पड़ता है। तो इन तमाम समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होगा? कानून तो बना दिया, लेकिन जो समस्याएं आएंगी उसका समाधान करने को लेकर सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं? देखिए उदय जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कई महिलाएं पहली बार मेयर बनी हैं, कई बार पहली बार विधायक बनी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो महिला हर महिला जो पार्टी में सक्रिय नहीं है वही बड़े पद में बढ़ जाती है या पार्षद बन जाती है। ऐसे कई सारी महिलाएं हैं जो पार्टी में निरंतर काम करती है, महिला मोर्चा में काम करती हैं और भी महिला विंग होती है उसमें काम करती है, पार्टी की पदाधिकारी रहती है, उसके बाद वहां तक पहुंचती है। आप रायपुर का उदाहरण, रायपुर हमारी जो महापौर है मीनल चौबे जी, वो लगातार अपनी मेहनत के दम पे आज वो यहाँ पर है। नहीं, अजय जी ने एक उदाहरण दिया ना, मैं उस उदाहरण की अगर बात करूं, अजय जी ने जिस प्रकार से उदाहरण दिया है, अगर उसी उदाहरण की बात कर लें तो अभी भी महिलाओं को जरूरत है ना कि वो प्रशासनिक कामों को बेहतर तरीके से सीखें। अजय जी ने एक उदाहरण भी दिया अभी आपके सामने। नहीं, देखिए मेरे पास तो अजय जी की आवाज नहीं है क्योंकि मेरा फोन कट गया था। उदय जी, मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा ये लॉजिक दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के साथ ही ऐसा हो रहा था। जैसे कांग्रेस में 11 विधायक हैं और 11 विधायक के जो पति महोदय हैं या उनके पुत्र महोदय उनके विधानसभा में जो काम करते हैं वो कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा है। अरे अजीब सा लॉजिक है। ये कानून निश्चित रूप से सबके लिए है, इसमें सब पार्टी आएंगी। इसमें यह कह देना कि भारतीय जनता पार्टी में हावी हो गया था ये चीज, इसलिए ये चीज लाई है, ऐसा नहीं है उदय जी। उदय जी, भारतीय जनता पार्टी हर वो सुधार करती है जिससे सबको, जनता को फायदा हो और महिलाओं को भी फायदा हो। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं। हम मातारी वंदन योजना के तहत लोगों को पैसा दे रहे हैं, हमने ये भी सुधार किया, हम महिला आरक्षण बिल लेके आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 50 साल से इस देश में राज की, लेकिन महिलाएं कैसे 33% आरक्षण साथ विधानसभा और लोकसभा में उनको पद, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है, सोच नहीं पाई, यह काम नहीं कर पाई। उदय जी को इतिहास बता दीजिए मेरे भाई को, वो नहीं मिल चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 33% आरक्षण पारित किया है, लोकसभा में, राज्यसभा में, तभी महिलाओं को आरक्षण मिल पा रहा है। भाजपा की कोई भूमिका नहीं है, प्रयास करती है और अच्छा प्रतिनिधित्व मिले इसका भी प्रयास करती है। चलिए, मैं अजय जी की तरफ रुख करूंगा, लेकिन पहले पीसी रथ जी से एक प्रतिक्रिया लूंगा। पीसी रथ जी, जिस प्रकार से ये जो नियम कायदे आए हैं, मेरा सवाल ये है कि वाकई में ये असली मुद्दा महिला सशक्तिकरण और निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही से जुड़ा हुआ है, या आप इसे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मानते हैं? इसके साथ ही मेरा एक और सवाल है, क्या इससे जो स्थानीय निकायों की जो जवाबदेही है वो बढ़ेगी? दूसरी तरफ एक और सवाल जो अजय जी ने उठाया था, प्रशासनिक हस्तक्षेप जो होता है, अक्सर हम देखते हैं कि जो पार्षद पति या महापौर पति की बात करें, उनकी तरफ से अक्सर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो
मनमुटाव देखने को मिलता है, ये तमाम प्रकार की जो असमंजस की स्थिति देखने को मिलती है, क्या उसको कम करने वाला प्रभाव देख रहे हैं आप इसको? जी देखिए, जहां पर इसे इफेक्टिव तरीके से लागू किए जाने की बात होगी तो उसमें निश्चित रूप से कार्य क्षमता बढ़ेगी और जो महिला निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, निर्वाचित जो होंगे पदाधिकारी, उनको काम सीखने का, काम करने का मौका मिलेगा। और इसके पहले प्रदेश में कई जगह ऐसी शिकायतें आई हैं कि कहीं कोई महापौर हैं महिला तो उनके पति मीटिंग में बैठ जाते हैं, वो काम चलाते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि सरपंच के बदले पूरा काम जो है उनके पति ही देखते हैं। एसपी शब्द जो है वो प्रचलित हुआ इसी कारण से कि सरपंच पति को एसपी कहा गया शॉर्ट फॉर्म में, और इस तरह से वो कामकाज में हस्तक्षेप करते रहे करके। लेकिन ये कानून बनने के बाद निश्चित रूप से अधिकारियों को एक तरह से क्रियान्वित करवाने के लिए एक कानून का सपोर्ट मिलेगा ताकि वो बैठकों से अनधिकृत लोगों को हटा सकेंगे। और जो महिला जनप्रतिनिधि है उसको चुनाव लड़ते समय ही ये ज्ञान रहेगा कि आगे चल के उसे कामकाज भी करना है और खुद करना है, तो वो उसके अनुरूप अपने आप को विकसित करेंगे, अपने आप प्रशिक्षण लेंगे और अपने कामकाज को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो महिलाओं के जनप्रतिनिधित्व के रूप में वो निश्चित रूप से इससे फर्क पड़ेगा और सकारात्मक फर्क पड़ेगा। अब देखने वाली बात यही है कि सभी पार्टियां जो आरक्षित होने के बाद अलग अलग तरह के मामलों में जो हस्तक्षेप करती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी। और मेरा तो स्पष्ट सोचना है कि ये चीज न केवल निचले स्तर पर बल्कि मंत्री स्तर पर भी इस बात पे कड़ाई से कार्यवाही होनी चाहिए कि परिवारजनों का हस्तक्षेप शासकीय कार्यों में उस तरह से न हो और उस दिशा में सरकार आगे और ध्यान रखा जाए। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं अजय जी की, और अजय जी को समय भी दिया जाएगा। अजय जी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये फैसला माना जा रहा है, लेकिन इस फैसले को किस प्रकार से लागू किया जाएगा, आगे क्या कुछ इसके परिणाम निकलेंगे? कहीं ना कहीं चाहते हम सभी यही है कि इसके सकारात्मक परिणाम निकले ताकि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो और महिलाएं जो है वो प्रशासनिक भागीदारी जो है उनकी बढ़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनकी भागीदारी हो, ना कि उनके परिजनों की जिम्मेदारी या भूमिका इसमें नजर आए। आपकी अंतिम प्रतिक्रिया? देखो देखिए, महत्वपूर्ण है कि अधिसूचना जारी करने से, कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है कि उसको प्रैक्टिकली धरातल को उतार के सचमुच महिला सशक्तिकरण करके उनको प्रशासनिक आजादी दी जाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण आपके चैनल स्पष्ट कर दूं, देश के संविधान का आर्टिकल 243 उनके महिला आरक्षण की बात करता है, लेकिन साथ में स्पष्ट रूप से कहता है कि उनको अधिकार हस्तांतरण की मनाही है। मतलब कोई भी महिला के बदले उसका पति, उसका भाई या उसका कोई रिश्तेदार अपने अधिकार का हस्तांतरित करने का अधिकार ऑलरेडी किसी महिला को संविधान नहीं देता। दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि महिला जनप्रतिनिधि के बदले ना उसका पति, ना उसका भाई या कोई रिश्तेदार न किसी फाइल में हस्ताक्षर कर सकता है, न किसी योजना के संबंध में कोई निर्णय ले सकता है। तो ये ऑलरेडी प्रावधान जो है देश के संविधान में और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ऑलरेडी है, लेकिन उसको लागू करने की जरूरत नियम नीति मंशा की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पाखंड है, क्रेडिट लेने की राजनीति है। अगर आपको सचमुच फॉलो करना था तो ऑलरेडी देश का संविधान, देश का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ये प्रावधान है कि कोई भी महिला अपने अधिकारों का, अपने प्रशासनिक जो अधिकारों का, अपने निर्णय क्षमता का, फाइल पे हस्ताक्षर का या अधिकारियों को निर्देश देने का जो अधिकार है उसको हस्तांतरित करने का वैसे भी संविधान जो है संविधान अधिकार नहीं देता, जनप्रतिनिधि अधिनियम नहीं देता। इस पे कानून बना के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पाखंड है। दूसरा मेरा सीधा प्रश्न है, जब 15 साल रमन सरकार रही तब आप नियम क्यों लागू नहीं करते? अचानक क्योंकि नगर निगम में आपके प्रतिनिधित्व तो नहीं था, अभी 2.5 साल में आपका प्रतिनिधित्व तो बढ़ा है और आप लगातार देख रहे हैं कि भाजपा महिला पार्षद के पति, महापौर के पति, जो पंचायत की आपकी महिला प्रतिनिधि है, उनके पति पूरे अजय जी, लेकिन अगर देखा जाए तो भले ही ये निर्णय लेट आया हो, काफी लंबे इंतजार के बाद आया हो, लेकिन ये नियम आया है और कहीं ना कहीं सरकार धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ रही है और तमाम ऐसे निर्णय ले रही है जो सरकार महिलाओं के प्रति जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ऑलरेडी है, उसको लागू करने की बात है। नए कानून की तो आवश्यकता ही नहीं है। देश के संविधान में, देश के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ऑलरेडी इसका प्रावधान है उसमें। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर सरकार इस प्रकार की चीजें आगे करने का प्रयास कर रही है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के हितों में ही ये पूरे कानून जो है वो बनाया जा रहा है और निर्णय लिए जा रहा है। चूंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अजय जी आपको भी धन्यवाद, पीशरथ जी आपको धन्यवाद और
वासु जी, आपको भी धन्यवाद। तो कह सकते हैं महिला आरक्षण ने महिलाओं को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया, लेकिन असली सवाल अब यह है कि क्या उन्हें फैसले लेने की पूरी आजादी भी मिलेगी। पार्षद संस्कृति पर रोक को सरकार महिला सशक्तिकरण का कदम बता रही, जबकि विपक्ष से हस्तक्षेप और राजनीतिक मंशा से जोड़ रहा है। बहस सिर्फ रिश्तेदारों की भूमिका तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों को उसका अधिकार, उसकी जिम्मेदारी और उसकी स्वतंत्र आवाज कब और कितनी मजबूती से मिलेगी, क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिनिधि वही होना चाहिए जिसे जनता ने चुना है। तो फिलहाल IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए IN24। नमस्कार।